आर्या साहब आपसे आगाज करती हूं इसलिए क्योंकि फॉग ऑफ वॉर में बहुत कुछ बातें दोनों तरफ से क्लेम की जाती हैं। अमेरिका क्लेम कर रहा है कि उन्होंने बड़े ही कामयाब तरीके से फिलहाल ईरान के एटमी प्रोग्राम को इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो फौरी तौर पे अब इसको दोबारा नहीं रिज्यूम कर पाएंगे। दूसरी तरफ ईरान क्लेम कर रहा है कि हमने पहले ही उन जगहों को इवैक्यूएट कर लिया था और वहां पे कोई इतना मार्जिनल डैमेज नहीं हुआ। तो कहीं बीच में है हकीकत, किसके क्लेम्स में आपको लग रहा है कि इस वक्त ज्यादा ऑथेंटिसिटी है? देखिए, इस वक्त तो ईरानियन क्लेम्स में ज्यादा ऑथेंटिसिटी नजर आ रही है। उसकी तो 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि स्ट्राइक्स अमेरिका ने की है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रिसिशन स्ट्राइक्स हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई रेडियो एक्टिव फॉल आउट वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो कि चेरनोबिल के ऊपर जहां खुद साख्ता एक रेडिएशन लीक थी, उसने पूरे के पूरे शहर को तकरीबन पूरी फैसिलिटी को जो है एक ग्राउंड जीरो कम कर दी। अच्छा, इसी के बरक्स अभी तक जो IAEA है, उन्होंने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो वॉच डॉग है, उनके भी डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि अभी तक हमारे पास कोई मतलब फैसिलिटी शायद फॉल आउट है, लेकिन उससे बाहर नहीं। तो इसकी हाल हो सकती, एक तो ये कि हो सकता है कि अमेरिका ने जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स की हैं उससे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं फैसिलिटीज के वो इफेक्ट हुए हैं। दूसरा ये कि वो एग्जैक्ट प्रिसिशन से उस जगह पे पहुंच नहीं सकें। और ठीक है, मिसाइल्स के पास बहुत प्रिसिशन है, लेकिन जब आप माउंटेनस रेंज में और एक हार्डन फैसिलिटी को हिट करने की कोशिश करते हैं तो वो इन तमाम थ्रेट्स को केटर करती है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि B-57 जो है मतलब जो कैलिपर यूज किया गया है वो अर्थ पेनिट्रेटिंग है, लेकिन जो अमेरिकन सदर की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा है कि ये कन्वेंशनल वेपन यानी कन्वेंशनल हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए, जबकि अगर आपको याद हो जो अफगानिस्तान में उन्होंने इस्तेमाल किया था वो न्यूक्लियर टिप्ड था। जो उसकी इफेक्ट्स थे, जो उसकी चीजें थी वो थी। सो इस वक्त अगर तो उन्होंने फैसिलिटी को क्लोज किया है तो ये अलग बात है, लेकिन अभी तक जब तक हमारे पास कोई हतमी रिपोर्ट पाकिस्तान यानी कि ईरानियन न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी से नहीं आती है, या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो अथॉरिटी उससे नहीं आती, या CTBTO से नहीं आती, जो जिनकी सिस्मिक सेंटर्स भी हैं और जो ये बता सकते हैं क्या सचमुच कोई मतलब रेडिएशन जो है आ रही है समुद्र में, इस हवा में कहीं, तो आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये मतलब जंग का आगाज ही इन फैसिलिटीज को हिट करके हुआ है। तो अगर आपने इनके थ्रू जंग का आगाज किया है कि जो कहते हैं ना कि एक टारगेट का इफेक्ट होता है कि जो टारगेट आपने अचीव किया तो उसके बाद आप रिस्पॉन्स को म्यूट करते हैं, तो जंग आगाज ही इन फैसिलिटीज को हिट करके हुआ है। जब आगाज इन फैसिलिटीज को हिट करके हुआ है और ईरान ने इसका रिस्पॉन्स दिया है, तो इसका मतलब ये कि इसका जो टारगेट नेट इम्पैक्ट है वो इतना नहीं है कि ईरान को एक सेसेशन कर सके, यानी कि जो ईरान का जो रिस्पांस है उसको 100% कंट्रोल कर सके। लेकिन जहां 8 दिन पहले इन्होंने अटैक किया, 8 दिन के बाद जहां अटैक किया, इसका मतलब है कि 8 दिन का वॉर पोटेंशियल था ईरान के पास। अब मसला ये कि क्या है, ईरान अगर अगले 8 दिन करता है और वॉर ऑफ लड़ता है तो फिर क्या करेंगे? ये सवाल है। कहा मैं ये जो आपने अपना नुक्ता नजर बताया, मैं यही सवाल चिश्ती साहब आपके पास लेकर आती हूं, बिकॉज दोनों तरफ से क्लेम्स होते हैं और वॉर में ऐसा होता है, कुछ एग्जैजरेशन होती है, कुछ हकीकत होती है। दोनों तरफ के क्लेम्स को जरा अगर आप एनालाइज करें, आप बताइए कि दोनों के जो दावे हैं उसमें किस हद तक हकीकत है, किस हद तक आपको लग रहा है कि एग्जैजरेशन है? देखिए, इनको मैच करना पड़ेगा जहाजों की कैपेबिलिटी से, कि जो जहाज उन्होंने भेजे ऑल द वे फ्रॉम US से उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसको जरा क्विकली मैं कवर कर लेता हूं, फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे ये समझने के जहाजों की क्या कैपेबिलिटी थी। ये B-2 जहाज जो है ये तकरीबन 1997 में लॉन्च हुआ था। अमेरिका के पास तकरीबन 19 के करीब सिर्फ जहाज है और 2 ऑप्शंस थी, और ये स्टेल्थ है, जाहिर है हम सब जान चुके हैं अब, और ये बहुत लॉन्ग रेंज आता है और ये आया भी है और रिफ्यूलिंग भी हुई है रस्ते में। अमेरिका के पास एक और ऑप्शन भी थी कि डेगो गार्सिया में भी उनके पास ये B-2 स्टेल्थ जहाज हैं, B-57 भी हैं, सॉरी B-52 भी हैं, और ये है तकरीबन साउथ ऑफ इंडियन टिप से, सदर्न टिप से लेकर तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर एक बेस है इनके पास डेगो गार्सिया, वहां से भी कर सकते थे। लेकिन मेरी नजर में वहां से इसलिए नहीं किया कि वहां पे प्रोबेबली सीक्रेसी लीक होने का खतरा था कि इंटेंशंस निकल जाती कि ये जहाज वहां से आ रहे हैं, एक बात। दूसरी, इसकी कैपेबिलिटी कोई शक नहीं है कि ये तकरीबन 40,000 पाउंड का वजन उठा के ले जाता है, जिसमें ये कॉम्बिनेशन अब हमें पता है, ये बंकर बस्टर मोस्टली यूज हुए हैं। और इस बंकर बस्टर की हमें कैपेबिलिटी जो पता है वो ये है तकरीबन ये 50 से 60 मीटर तक डाउन पेनिट्रेट करता है, जबकि इन न्यूक्लियर प्लांट, खासतौर पर जो गुम के बारे में मैं डिटेल्स पढ़ रहा था, तो ये बहुत बड़ा एक कंपाउंड है, यानी पहाड़ी सिलसिला है जिसके अंदर ये बनाए गए हैं। कोई एक टनल नहीं है या एक रिएक्टर नहीं है, कोई लोकली अंडरग्राउंड को ऐसा नहीं है, ये पूरा कंपाउंड है, यानी कॉम्प्लेक्स है पूरा, एक इंटरकनेक्टेड भी है।
اور اس کو جب آپ ہٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ تقریباً 90 میٹر کا تو کنفرم کیا ہوا ہے بہت سارے ایجنسیز نے کہ 90 میٹر کی ڈیپتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ٹنیج گرائی جائے اس پر 60 میٹر کا ہے تو وہ پہلے گو میں یا پہلے اٹیک میں تو بڑا مشکل ہے کہ وہ ہٹ ہوا ہو۔ امریکن یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے ریپیٹڈ مور دین ون اسٹرائک یوز کی ہے، جس کا مطلب مجھے لگتا ہے، اور ٹوماہاک بھی فائر ہوئے ہیں پھر سب مرین سے سمندر کی طرف سے، یہ بھی دیکھیے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کمبینیشن یوز ہوئی ہے اور سافٹنگ دا گراؤنڈ، جس کو ہم پہلے مرحلے میں کہتے ہیں کہ آپ سافٹن کرتے ہیں گراؤنڈ کو اور اس کے بعد پینیٹریشن میزائل پھینکتے ہیں، پروبیبلی یہی ہوا ہے۔ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ یہ کتنے % چانسز ہیں ہٹ ہونے کے یا ڈیمیج ایکچوئل کرنے کے، دیر آر 2 ویز۔ دیکھیے جو نیوکلیر ریئیکٹر ہوتے ہیں وہ راتوں رات نہیں بنتے اور نہ راتوں رات نکالے جا سکتے ہیں، جس طرح ایسا پکچر دی جا رہی ہے جیسے وہ ٹیک اوے تھا سارا کچھ اور نکال کر لے گئے تھے۔ چانسز ہے کہ نیوکلیر جو ان کی پرولیفریشن والا جو پروسیس تھا، یعنی کہ نیوکلیر انریچمنٹ پروسیس ہے، وہ شاید انہوں نے ایویکویشن ٹائم پہ کر لی ہو، ایک ریڈیشن کی وجہ سے، اور ایک ظاہر ہے وہ بڑا ایکسپینسو ورکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر جب آپ انریچ کرتے ہیں۔ اگر وہ ہو چکا ہے 60 یا اس سے پلس 85 to 90 تک جاتا ہے تو پھر نیوکلیر لا بنتا ہے، تو چانسز ہے کہ انہوں نے وہ جو ان کا فسائل مٹیریل ہوگا اس کو ضرور نکال لیا ہوگا، لیکن یہ انفراسٹرکچر اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ اتنا میسو ہے، اور 2005 سے تو کنفرم ہے، سیٹلائٹ پکچر آ رہی ہے اور ویسٹرن میڈیا اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے۔ تو اگر وہ مٹیریل نکال کر لے گئے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اور انہوں نے ڈپلیکیٹ یا سیکریٹ لوکیشن ایسی بنائی ہوئی تھی ایز اے بیک اپ جس کا شاید ویسٹ کو نہ پتا ہو اور وہاں پہ نیوکلیر ٹرانسفر کر دیا گیا ہو، یٹ ٹو بی سین والی بات ہے۔ لیکن ماریہ سلطان صاحبہ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آئی بلیو کہ اس وقت ایرانین پرسپشن سیمس ٹو بی بیٹر، کیونکہ ریڈیشن لیک آؤٹ کوئی نہیں ہوا۔ اگر لیک آؤٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں مٹیریل نہیں تھا، تو انفراسٹرکچر ضرور ہٹ ہوا لگتا ہے مجھے، کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹ ہوا ہوگا۔ دیٹ ٹو ڈیپینڈس کہ انٹرنل پینیٹریشن کہاں تک ڈیپتھ بامبس کی ہوئی ہے، اس پہ سکسیس ریٹ پہ پتہ لگے گا، اور وہ ظاہر ہے کچھ دیر میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، زیادہ ہمارے پاس تحقیق سامنے آئے گی اور جب فوگ آف وار تھوڑا کلیئر ہوگا پتہ چلے گا۔ ڈاکٹر